औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो लास्ट लेक्चर डिस्कस किया था उसमें हमने डिटेल से डिमांड के हवाले से पढ़ा था कि डिमांड क्या चीज़ होती है। इसी तरह हमने व्हाट डिटरमाइंस डिमांड पढ़ा था। थर्ड हमने टाइप ऑफ डिमांड डिटेल में डिस्कस की थी। आज हम लॉ ऑफ डिमांड के हवाले से पढ़ते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या चीज़ है। लॉ ऑफ डिमांड को उर्दू में कानूनी तलब भी कहते हैं। कानूनी तलब से मुराद अगर दीगर अवामिल या बाकी अवामिल यकसां रहें या जूं के तू रहें तो किसी शे की कीमत बढ़ने से उसकी तलब कम हो जाती है और कीमत कम होने से तलब बढ़ जाती है। ये कानून कीमत और तलब के दरमियान मनफी या उल्टे ताल्लुक को जाहिर करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये कानून जो है वो इनवर्स रिलेशन को जाहिर करता है बिटवीन डिमांड एंड प्राइस। यानी आपके पास दो चीजें होंगी, एक डिमांड है और दूसरी कीमत। इट स्टेट दैट व्हेन प्राइसेस राइज, अभी हमने पढ़ा था जब कीमतें बढ़ेंगी डिमांड विल फॉल, डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कम। इस तरह इसके उलट जब बात करते हैं कि प्राइसेस जब गिरती हैं तो डिमांड क्या होती है, राइज। यानी इन दोनों का आपस में इनवर्स या उल्टा ताल्लुक आता है। डिमांड आपकी इंक्रीज हो रही है, किस वजह से, प्राइसेस के डिक्रीज होने से, या प्राइसेस आपकी इंक्रीज होने से डिमांड जो है आपकी डिक्रीज हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। कोई भी लॉ आप इकोनॉमिक्स के हवाले से जब बयान करेंगे तो अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट का लफ्ज लाजमी लिखेंगे, यानी बाकी हालात जूं के तू हैं। डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स जो है वो सोशल साइंसेस है। नेचुरल साइंसेस के लॉ हमेशा सेम रहते हैं। अगर 2 किलो का पत्थर है, आप कराची में भी उसका देखें तो वो 2000 ग्राम बनेगा। अगर आप उसको पेशावर में देखें, इस्लामाबाद में देखें, या जाके यूके में देखें तो वो फिर भी 2000 ग्राम का 2 किलो होगा। अगर आप न्यूटन का थर्ड लॉ करें, दीवार पे गेंद मारें दुनिया के किसी कोने में भी, तो वो रिटर्न होकर आपकी तरफ आएगी। लेकिन सोशल साइंसेस के लॉ के अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो मफरूजात होते हैं, आपके एजम्पशंस होती हैं, उनको आप क्या करते हैं, कांस्टेंट रखते हैं या उनको बयान करते हैं कि अगर ये चीजें रिमेन सेम रहेंगी तो तब जाके ये लॉ एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये सोशल साइंसेस हैं। इसलिए सोशल साइंसेस का कोई भी लॉ बयान करने से पहले आपने कहना है कि इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, अगर बाकी चीजें सेम रहेंगी, व्हेन द प्राइसेस ऑफ अ कमोडिटी या गुड्स, एशिया की कीमतें इंक्रीज बढ़ेंगी, इट डिमांड्स डिक्रीज, और इसकी डिमांड डिक्रीज होगी। और वाइस वर्सा, यानी प्राइसेस फॉल होंगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। इसी तरह डियर्स, लॉ ऑफ डिमांड सिर्फ प्राइस के हवाले से बयान कर रहा है कि प्राइसेस बढ़ने या कम होने से क्या इफेक्ट होगा। इसके अलावा कोई भी ड्राइवर्स डिमांड के इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, लाइक कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, सब्स्टिट्यूट या प्राइस एक्सपेक्टेशन, ये इस लॉ पे एप्लीकेबल नहीं होती। ये सिंपल सा लॉ है कि इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट या सेम, व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीज इट डिमांड डिक्रीज, एंड व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डिक्रीज इट डिमांड इंक्रीज। सिंपल। ये स्टूडेंट्स, डिमांड कर्व आपके पास इस तरह बनेगा कि आपने वाई एक्सिस पे प्राइस लेनी है और एक्स एक्सिस पे आपके पास क्या आएगी, क्वांटिटी आएगी। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे एक आपके पास टेबल भी है और ग्राफ भी मौजूद है, कर्व भी मौजूद है। हम डिमांड का शेड्यूल देखते हैं कि प्राइसेस आपके पास 5 4 3 2 1, यानी प्राइसेस आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही हैं
और क्वांटिटी ऑफ डिमांड आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी 5 यूनिट पे आपकी डिमांड थी 10 यूनिट, 5 रुपए पे 4 रुपए पे 20 होगी, 3 रुपए पे 30 होगी, 2 रुपए पे 40 होगी। अगर 1 रुपये आप रखेंगे तो इसकी डिमांड यूनिट में 50 हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाई एक्सिस पे आपके पास प्राइस आती है और एक्स एक्सिस पे आपके पास क्वांटिटी आ रही है। क्वांटिटी आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से लेके 50 तक। ये देखें, ये पॉइंट हमेशा 0 होगा आपका, ठीक है, 10, 20, 30, 40 और 50। इसी तरह आपके पास प्राइसेस जो हैं वो 1, 2, 3, 4, 5, ये प्राइसेस भी 0 से ऊपर स्टार्ट हो रही हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देख लें, एक पे आपके पास, ठीक है, कितनी आ रही है, 50 आ रही है, सही है। ये थोड़ा सा ग्राफ इन्होंने गलत बनाए हुए है। सेकंड पे आपके पास कितना आ रहा है, 40 आ रहा है, ये कर्व यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। थर्ड पे आपके पास 30 आ रहा है, तीसरे पे आपके पास कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। इसी तरह चौथे पे आपके पास आ रहा है 20, ठीक है, चौथे पे आपके पास क्या आ रहा है, 20, और पांचवें पे आपके पास आ रहा है 10। तो ये कर्व आपका, ठीक है, यहाँ पे बन रहा होगा और ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोप करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास की अजम्पशन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड। डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, अजम्पशंस का होना सोशल साइंसेस के लॉ के अंदर बहुत जरूरी है। अगर ये अजम्पशन नहीं होंगी तो लॉ जो है वो 100% एप्लीकेबल नहीं हो सकेगा। वैसे अमूमन ये 100% होते भी नहीं है, हाँ कई हद तक ट्रू साबित होते हैं। ये लॉ ऑफ डिमांड कब आपको रिजल्ट ट्रू देगा? सबसे पहले तो आपको ट्रू रिजल्ट उस वक्त होगा जब नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, कंज्यूमर की आमदनी में तब्दीली ना हो। अगर आमदन चेंज हो जाती है तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल उस तरह से नहीं हो पाता। फिर नो चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इनको डिस्कस दोबारा नहीं करना चाह रहा। अगर आपको इनमें इशू हुआ तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह इनकी डिटेल वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा या फिर आपको उस कमेंट के रिप्लाई में समझा दूंगा। नो चेंज इन पॉपुलेशन, आबादी में भी किसी किस्म की कोई तब्दीली ना हो। जाहिर सी बात है, आबादी जब ज्यादा होगी तो डिमांड ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। आबादी कम होगी, लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करेंगे या जलजला सैलाब आने की सूरत में लोगों की डेथ हो जाएगी, लोग कम हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड पे असर पड़ेगा। नो एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस चेंज, हमारे यहाँ स्पेशली इन पाकिस्तान या एशिया के जितने कंट्रीज हैं, इंडिया बांग्लादेश हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, उनके अंदर यही होता है कि हम लोग ये समझते हैं कि आने वाले वक्त में इसकी कीमत बढ़ जाएगी तो उस चीज़ को आज ही बहुत ज़्यादा खरीद लें। और ये खरीदने की वजह भी, ठीक है, एक ये होती है कि ज़्यादा खरीदने की वजह से भी उसकी डिमांड ज़्यादा हो रही होती है और प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही होती है। नेक्स्ट हम स्लाइड में देखते हैं कि हमारे पास एक्सेप्शंस एंड लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी ये लॉ ऑफ डिमांड किन किन चीजों पे अप्लाई नहीं होता है। इंफीरियर गुड्स या गिवन गुड्स पर, यानी कम कीमत वाली अदना चीजें उन पे अप्लाई नहीं होगा। गुड्स हैविंग प्रेस्टीज वैल्यू, यानी ताइशात वाली चीजें, वो अशिया जो इंसान माशरे में अपना मुकाम या स्टेटस को बुलंद करने के लिए जिन अशिया की खरीदो फरोख्त करता है। उसके बाद है बेसिक, ये बेसिक है नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, ज़रूरत ज़िंदगी, इंक्रीज इन मार्जिनल यूटिलिटी और फियर ऑफ शॉर्टेज। यानी इसका ये मतलब है कि बाज़ औक़ात इंसान बाज़ ऐसी चीज़ें भी उसकी लाइफ में होती हैं जिन पे वो इतनी तवज्जो नहीं देता या ज़्यादा तवज्जो देता है या
अब देखें डियर स्टूडेंट्स, बास जगह पे ठीक है ये लॉ ऑफ डिमांड जो है उसकी लिमिटेशन आ जाती हैं, यानी ये कानून कुछ सूरतों में अप्लाई नहीं होता। ये सूरतें आपने अपने पास याद रखनी है और इन सूरतों की तादाद टोटल 5 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इंफीरियर या गिवन गुड्स, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो निचले दर्जे की चीज़ें होती हैं। ठीक है, मिसाल देते हैं कि अगर आपकी कीमत बढ़ गई है तो उनकी तलब बढ़ जाती है, क्योंकि लोग दीगर महंगी एशिया को कम खरीदते हैं और फिर इन चीज़ों को ज़्यादा खरीद रहे होते हैं। इसी तरह जो लग्जरी चीज़ें हैं, सही है, अगर वो महंगी हो जाती हैं, कोई भी चीज़ बाजार में ठीक है महंगी हो रही होती है, तो लग्जरी एशिया जो हैं लोग वही खरीदते हैं जिनके पास लाखों रुपये होते हैं, तो उन पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आ रहा होता। लोगों ने माशरे में अपना स्टेटस कायम करने के लिए वो चीज़ें खरीदनी होती हैं। बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल दवाएं हैं, या कोरोना के दौरान ऑक्सीजन थी, या ब्लड है, ये ज़िंदगी बचाने की चीज़ें, रोटी है, कपड़ा है, तो ये जितना भी महंगा हो जाएगा लोग इसको खरीदेंगे, लोग इसको इस्तेमाल करेंगे। कपड़ा अगर कम क्वालिटी का खरीदेंगे वो एक अलग बात है, लेकिन बाज़ ऐसी चीज़ें हैं वो ज़रूरी तौर पे खरीदी जाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर देखते हैं कि चेंज इन डिमांड, डिमांड में तब्दीली किन वजूहात की बिना पे आती है। डिमांड में तब्दीली 2 वजूहात की बिना पर आ रही होती है। नंबर 1 एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, नंबर 2 राइज एंड फॉल इन डिमांड या शिफ्ट फैक्टर ऑफ डिमांड। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर हम इनको डिटेल में डिस्कस करते हैं कि एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड से क्या मुराद है। डियर स्टूडेंट्स, एक्सटेंशन या एक्सपेंशन का मतलब फैलाव होता है, और कॉन्ट्रैक्शन का मायने सुकड़ाव या सुकड़ाना, उसको मतलब श्रिंक करना होता है। इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी हम किसी शेय या सर्विसेज की, यानी प्रोडक्ट और सर्विसेज की तलब का मुताला करते हैं, तो कीमत में तब्दीली के मुताबिक तलब में इजाफा या कमी को अलग अलग बयान किया जाता है। तो डिमांड फॉर अ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन प्राइस, इसी वजह से ये एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन होती है। अब एक्सटेंशन क्या चीज है? एक्सटेंशन का हम जिक्र करते हैं कि व्हेन देयर इज डिक्रीज इन प्राइस, जब किसी भी कमोडिटी की प्राइस जो है वो कम हो रही होती है, देयर इज एन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ कमोडिटी, तो उस सूरत में क्या होता है, कमोडिटी की डिमांड में इजाफा होता है। अगर प्राइस कम हो रही हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कहते हैं। अब कॉन्ट्रैक्शन क्या चीज होती है, ठीक है, ये इन दोनों की डिफिनेशंस आ गई, सही। व्हेन देयर इज इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब यही प्राइस आप क्या कर रहे हो तो इंक्रीज करते हैं। देयर इज डिक्रीज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी, तो कमोडिटी जो है उसकी डिमांड में क्या हो रही होती है, डिक्रीज हो रहा होता है, उसको हम कॉन्ट्रैक्शन यानी सुकड़ना कहते हैं। कीमत बढ़ जाए और कमोडिटी की डिमांड कम हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्शन है, कीमत कम हो और डिमांड बढ़ जाए तो वो आपके पास क्या आती है, एक्सटेंशन आती है। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इनका अपोजिट रिलेशन बनता है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप इसको आसानी से समझ चुके होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यह एक और बात आपको बताना चाहूँ कि इकोनॉमिक्स जो है वो खुद पढ़ने से इतनी नहीं आती। हाँ, अगर आप इसकी मिसालें कहीं से ढूंढ लें या कोई आपको पढ़ाई मिसालें बताता रहे तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता चलूं एक्सटेंशन के हवाले से, कि एक्सटेंशन का जो ताल्लुक होता है ना, ठीक है, यहाँ पे जो बयान किया है कि इसका ताल्लुक सिर्फ कीमत की कमी से होता है,
सरफ की आमदनी ज़ोक और शौक से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इन दोनों का ताल्लुक। डियर स्टूडेंट्स, फर्दर हम देखते हैं कि हमारे पास एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड का कर्व आ रहा है। मैंने आपको कहा था ये हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसने यहाँ पे 3 से स्टार्ट किया, 1 2 से भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमेशा आपके पास एक्स एक्सिस में क्वांटिटी आएगी। अब ये मिलियन में दी है, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन। और वाई एक्सिस पे हमेशा आपके पास क्या आएगा, प्राइस आएगी। अब डियर स्टूडेंट्स, इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं कि आप यहाँ पे देखें कि आपके पास अगर 4 मिलियन, ये मिलियन में है, 4 मिलियन क्वांटिटी डिमांड है तो उसकी कीमत कितनी आती है, 40,000। अगर $3,000 कीमत हो तो आपकी डिमांड कितनी आती है, 5 मिलियन आती है। इसी तरह $2,000 प्राइस हो तो आपके पास 6 मिलियन डिमांड बन रही होती है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि राइज इन प्राइसेस, प्राइस बढ़ने की वजह से, कीमत बढ़ने की वजह से कंट्रैक्शन हो रहा है डिमांड में, डिमांड कम हो रही है। और कीमतें आपके पास कम होने की वजह से डिमांड जो है वो बढ़ रही है। देख लें 4,000 कीमत पे आपकी 4 डिमांड है। फॉर एग्जांपल इसको 4,000 नहीं, अभी आप 4 ले लें, ठीक है, और इसको 1000 के साथ कर लें कि 1 यूनिट इक्वल टू 1000 का। ये देखिए आपके पास कितनी प्राइस है, 4, और डिमांड कितनी है, 4। इसी तरह जब आपकी प्राइस कम हो रही है, आपकी प्राइस कम हो रही है तो आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, 3 4 5 6। आई होप कि आप इसको समझ चुके होंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास राइज एंड फॉल इन डिमांड एंड शिफ्ट फैक्टर ऑफ डिमांड के हवाले से डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, राइज एंड फॉल इन डिमांड और शिफ्ट फैक्टर ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले हम इकोनॉमिक का लॉ ऑफ डिमांड दोबारा डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ समझने में आसानी हो जाए। यानी हमने लॉ ऑफ डिमांड ये पढ़ा था कि बाकी तमाम अवामिल जूं के तू रहें या दीगर तमाम अवामिल यकसा रहें तो किसी चीज़ की कीमत कम होने से उसकी तरफ बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ने से, प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड कम हो जाती है। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट दूंगा, आप इसको इजीली समझ जाएंगे। देखिए डिमांड शिफ्ट क्या होती है, ठीक है, या उसके बाद हम फिर शिफ्ट फैक्टर पढ़ेंगे। डिमांड शिफ्ट ये होती है कि जब किसी चीज की तलब कीमत के अलावा किसी और वजह से बढ़ती या कम होती है तो उससे डिमांड शिफ्ट कहा जाता है। देखिए हमने जब डिमांड के लॉ की बात की थी तो सिर्फ हम प्राइस पे फोकस कर रहे थे, तो जब हम डिमांड शिफ्ट की बात करेंगे तो डिमांड शिफ्ट से मुराद ये हो जाएगी कि कीमत के अलावा बकाया जो फैक्टर हैं वो उसमें शामिल हों, उनकी वजह से डिमांड का जो कर्व है वो राइट फॉर इंक्रीज हो जाए या लेफ्ट फॉर डिक्रीज हो जाए, उसमें प्राइस फैक्टर शामिल ना हो, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, राइज एंड फॉल इन डिमांड या शिफ्ट फैक्टर इन डिमांड। डियर स्टूडेंट्स, ये चेंजेस कौन कौन सी हो सकती है, कंज्यूमर इनकम हो सकती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो सकता है जिसको हमने वहां पे एक्सक्लूड किया था, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट, कम्प्लीमेंट वगैरह वगैरह, एक्सपेक्टेशन एंड एक्सपेक्टेशन, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन बढ़ने की, कीमत बढ़ेगी फ्यूचर में, द नंबर ऑफ बायर्स, पॉपुलेशन या डेमोग्राफिक की वजह से कम या ज्यादा हो जाते हैं। ये शिफ्ट्स
डिस्टर्बेंस करते हैं डिमांड को, शो मोर और लेस विलिंगनेस टू बाय एट एनी गिवन प्राइस, अनलाइक मूवमेंट अलोंग द कर्व काज ओनली बाय गुड ऑन प्राइस चेंज। यानी आपकी सरफ की आमदनी तब्दील होने से, उसके ज़ौक़ और तरजीहात की वजह से, मुतबादल या तकमीली इश्ये की वजह से, फिर मुस्तकबिल की कीमतें बढ़ने की तवक्को की वजह से, इश्तिहारात या मालूमात की वजह से जो इजाफा और होता है, सोशल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर जो होते हैं, जोग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से डिमांड जो है वो राइज या फॉल कर रही हो, और ये कर्व जो है राइट साइड पे इंक्रीज कर रहा हो और लेफ्ट साइड पे डिक्रीज कर रहा हो। ये फिर बात करूंगा कि प्राइस फैक्टर को निकाल के बकाया तमाम फैक्टर इंक्लूड हो तो वो आपके पास राइज एंड फॉल इन डिमांड, ये शिफ्ट फैक्टर ऑफ डिमांड कहलाता है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक ग्राफ देखते हैं, कर्व देखते हैं। कहते हैं यहाँ पे दो चीजें आप पहले पढ़ लें। शिफ्ट इन डिमांड कर्व आउटवर्ड शो एन इंक्रीज इन डिमांड एट द सेम प्राइस लेवल, इट इज नोन एज इंक्रीज इन डिमांड। ये इंक्रीज इन डिमांड का कर्व है, ये नॉर्मल जो आपकी डिमांड है, ठीक है। और ये वाला जो कर्व उसने बनाया है, ये सेकंड लाइन जो कह रहा है कि आपके पास इनवर्ड शो कर रहा है फॉल इन डिमांड को, या अब यहाँ से उसी तरह वही 4000 वाले को आप 4 कंसिडर कर लें और यहाँ पे लिख लें कि ये प्राइस, ठीक है, एक डिजिट जो है वो 1000 का है, यानी आपके पास 4 है तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। ये आपके वही कर्व है, ये कर्व आपका, ठीक है, डिक्रीज प्राइस लेवल पे है, सही है। और ये आपका शिफ्ट जो है ये इस ओरिजिनल डिमांड से ये इंक्रीज कर रहा है और ये ओरिजिनल डिमांड से डिक्रीज कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले भी कहा है कि वक्त जो है बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है, तब इसको मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। फिर भी आपको कोई इशू हो तो कमेंट में ज़रूर आप बताइएगा, मैं इंशाल्लाह इसको फर्दर या नेक्स्ट थर्ड वीडियो बना के उसमें मज़ीद डिटेल से बता दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के हवाले से इसकी 3 मजीद टाइप्स है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, नंबर 2 क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और नंबर 3 आपके पास आता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। डियर स्टूडेंट्स, हमने टाइप तो देख ली, लेकिन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में डिस्कस नहीं किया कि इलास्टिसिटी होती क्या चीज़ है। इलास्टिसिटी असल में लचक को कहते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से मुराद कीमत या दीगर अवामिल में तब्दीली के नतीजे में किसी शे की तलब किस हद तक तब्दील हुई है। हम यूं कह सकते हैं कि ये वो पैमाना है जो हमें ये मेजर करता है या ये बताता है कि कीमत या आमदनी में तब्दीली पर तलब कितनी हसास है, यानी तलब कितनी बढ़ती या कम होती है। अब इनकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमने ये 3 डिस्कस की हैं। फर्दर जो है इनकी ये डिटेल दी गई है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको इसको समझा देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा, ना हुआ तो फिर मुझे कमेंट कीजिएगा अगेन, सही है। मैं इसके हवाले से आपको डिटेल वीडियो बना के दे दूंगा। ये बहुत आसान है, आप ज़रा गौर से सुनिएगा। प्राइस का मतलब क्या होता है? कीमत। इलास्टिसिटी लचक ऑफ डिमांड, यानी कीमत की लचक की वजह से, यानी कीमत में तब्दीली के नतीजे में तलब में जो तब्दीली है वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इसका आपके पास फार्मूला क्या आता है? प्राइस इलास्टिसिटी इक्वल टू
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसी तरह आपके पास ये डिग्रीज बता दी हैं फर्दर के इलास्टिक डिमांड कौन सी होगी, इन इलास्टिक डिमांड कौन सी होगी, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड कौन सी होगी, आपके पास फर्दर जो है परफेक्ट इलास्टिसिटी डिमांड कौन सी होगी, परफेक्ट इन इलास्टिसिटी डिमांड कौन सी होगी। पहला हमने पढ़ा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, कीमत की वजह से। दूसरा हमारे पास क्या आता है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस में हमने क्या पढ़ा था, कीमत की वजह से। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ा देता हूँ, वीडियो ज़्यादा हो जाएगी, मैं इनकम इलास्टिसिटी पे चला गया था। चलें दोबारा थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ, मज़ीद आप इसको पढ़ के समझ जाइएगा। पहला कहते हैं इलास्टिसिटी डिमांड। इलास्टिसिटी डिमांड से मुराद है, गौर से सुनिएगा, कागज़ पेंसिल ले लें, अपने पास लिख लें ताकि आप इसको जब पढ़ें आपको आसानी हो। कीमत में थोड़ी सी तब्दीली, तलब में ज़्यादा तब्दीली। इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये दूसरे नंबर पे। इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कीमत में बड़ी तब्दीली, तलब में थोड़ी तब्दीली। उसके बाद कहते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कीमत में तब्दीली, तलब में इतनी ही फीसद तब्दीली, यानी जितनी कीमत में तब्दीली हुई है उतनी तलब में भी हो। परफेक्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कीमत में थोड़ी सी तब्दीली की वजह से तलब जो है वो सिफर हो जाए। परफेक्ट इन इलास्टिसिटी डिमांड, ये इलास्टिक है, ये इन इलास्टिक है, इन दोनों परफेक्ट है, ठीक है। ये इलास्टिक है, ये इन इलास्टिक है, ये परफेक्ट इलास्टिक है, ये परफेक्ट इन इलास्टिक है, सही है। परफेक्ट इन इलास्टिक से मुराद कीमत में तब्दीली, तलब में कोई फर्क नहीं। इसी तरह सेकंड आ गई इनकम, ये प्राइस की वजह से है, ये आमदनी की वजह से है। डियर स्टूडेंट्स, पहली वाली किसकी वजह से, प्राइस कीमत की वजह से, ये आमदन की वजह से है। अब इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से क्या मुराद है, आमदनी की लचक से मुराद कि सरफ की आमदन में 1% तब्दीली के नतीजे में तलब कितनी फीसद तब्दील हुई है, यानी सरफ की आमदन की वजह से जो तलब में तब्दीली आएगी वो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। इसका फार्मूला क्या है, EY इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। अच्छा, यहाँ पे इसकी फर्दर कोई वो नहीं है, फर्दर सब एग्जाम इसकी नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप याद रखिएगा, ठीक है, कि इसके अंदर ये इंफीरियर और आपके पास नॉर्मल जो गुड्स है उनके हवाले से थोड़ी सी डिटेल आपने बयान करनी है। नॉर्मल गुड्स में आमदन जब बढ़ती है तो तलब भी बढ़ जाती है, यानी आप नॉर्मल चीज़ें जितनी भी हैं, सही है, आप ख़रीद रहे होते, आपकी आमदन अगर 100 से 200 हो गई है, 150 हो गई है, तो आप वो चीज़ें मज़ीद खरीद रहे होते हैं। जबकि इंफीरियर गुड्स में इसके उलट हो जाता है, सही है। जाहिर सी बात है, आपकी आमदन बढ़ रही है, आप अमीर हो रहे हैं, तो आप नॉर्मल चीज़ें तो नहीं खरीदेंगे, आप कोशिश करेंगे ब्रांड की ये अच्छी चीज़ें खरीदेंगे। तो इसलिए आमदन इंफीरियर गुड्स में, ये आप अपने पास नोट करें, इंफीरियर गुड्स में आमदन बढ़ने से तलब कम हो जाती है, यानी नॉर्मल गुड्स और इसका आपस में इनवर्स रिलेशन आ जाता है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हम देखते हैं क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके पास जो मुतल्लिका एशिया की लचक आती है, क्रॉस इलास्टिसिटी, सही है। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है, क्रॉस का मतलब आप जानते हैं, ये आपके पास क्या आता है, ये जिस तरह एक्स डलता है या मल्टीप्लाई का सिंबल डलता है, तो ये पॉइंट यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, इसको क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, उससे मुराद ये बनता है कि दो मुख्तलिफ एशिया, जब आपके पास दो मुख्तलिफ चीज़ें हों, कमोडिटी हों, उनकी कीमतों में तब्दीली की वजह से एक की शे की तलब में तब्दीली हो जाए, ठीक है। अब इसकी जो फर्दर डिटेल है उसमें आपके पास सब्स्टिट्यूट गुड्स आती हैं, कंपल्सरी गुड्स आती हैं, ठीक है।
तो सब्स्टिट्यूट गुड्स और कंपलसरी गुड्स के हवाले से कागज पेंसिल लेके एक छोटा सा पॉइंट आप लिख लें कि सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होती हैं जो मुतबादल इश्यू होती है। पेप्सी के बदले कोक, चाय के बदले कॉफी, सही है, या पेप्सी के बदले और भी कोल्ड ड्रिंक्स हो सकती हैं। एक की कीमत बढ़ने पर दूसरी की तलब बढ़ती है, यानी चाय की कीमत बढ़ गई तो कॉफी की कीमत ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। सीएनजी की कीमत बढ़ गई है तो एलपीजी गैस आप इस्तेमाल करेंगे। पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है तो आप सीएनजी इस्तेमाल करेंगे। जबकि कंप्लीमेंट्री गुड्स में आपको क्या होता है कि एक की कीमत बढ़ने पर दूसरी की तलब कम हो जाती है। मिसाल के तौर पर गाड़ी और पेट्रोल। ये स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड, इसकी फर्दर टाइप एजम्पशंस वगैरह डिटेल से समझ चुके होंगे, अपने पास नोट कर लिया होगा। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप किसी भी किस्म की मालूमात के लिए कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।